अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5 करेंगे, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्जुगेट। पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लें, इसका क्या मफहूम है। दो कॉर्ड्स हैं, ज़ाहिर है जो कॉर्ड्स होते हैं वो तो एक सर्कल के होते हैं। जब कॉर्ड्स की बात होगी तो सर्कल साथ मुंसलिक हो जाएगा। ये दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी, जिनका यहाँ पे ज़िक्र हुआ है। कॉर्ड्स ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे तो क्या होगा? आर कॉन्जुगेट, वो कॉन्जुगेट होंगे। पहली बात इक्वी डिस्टेंट, दूसरी बात कॉन्जुगेंसी। ये दो थ्योरम्स की मेन दो बातें हैं, ये दो केसेस हैं, इनको हम ज़रा गौर से पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होंगे तो वो कॉन्जुगेट भी नहीं होंगे, अगर वो इक्वी डिस्टेंट होंगे वो कॉन्जुगेट भी होंगे। इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस और कॉन्जुगेंसी जो है वो समझ लें कि एक ही डायरेक्शनल में है, ठीक है, सेम डायरेक्शनल है। कि एक चीज़ अगर इक्वल होती है तो दूसरी कॉन्जुगेट हो जाती है, अगर एक अनइक्वल हो जाती है तो दूसरी मतलब इक्वी डिस्टेंट नहीं रहती, तो फिर वो कॉन्जुगेंसी भी उसमें नहीं आती। इसको मैं थोड़ा सा शक्ल से मैं बात को समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये देखें, इस बात को हम यूँ समझते हैं, ये सेंटर है। अच्छा, मैं यूँ करता हूँ कि ये जो कॉर्ड्स हैं मैं इनको इक्वी डिस्टेंट नहीं लेता। मेरी तरफ ध्यान करना है, मतलब कि एक कॉर्ड मैं सेंटर के करीब और एक कॉर्ड मैं सेंटर से दूर रख लेता हूँ, ठीक है। मसलन ये भी, तो ये देखें, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, मगर ये कॉर्ड इस सेंटर से दूर है, फार अवे है देन दिस कॉर्ड। मसलन मैं इसका नाम रख लेता हूँ कॉर्ड ए बी और इसका नाम रख लेता हूँ कॉर्ड सी डी। अब क्या हुआ? नतीजे के तौर पर हुआ कुछ यूँ कि जब ए बी कॉर्ड इस सेंटर से दूर चला जाए और सी डी कॉर्ड इसके इस सेंटर के करीब आ जाए, तो होता कुछ यूँ है कि एक कॉर्ड छोटा हो जाता है, एक कॉर्ड बड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जो कॉर्ड सेंटर के करीब होता चला जाता है वो कॉर्ड मैक्सिमाइज हो रहा है, और जो कॉर्ड सेंटर से दूर जा रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो इनके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होने की वजह यह है कि वो सेंटर से कितने फासले पर हैं, उनका ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर से कितनी दूरी पर हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर काबिल गौर है। अगर मैं इस कॉर्ड को जितना, सपोज़ अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज़ कि ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, और ये कॉर्ड फ़र्ज़ कर लें 10 सेंटीमीटर है, फ़र्ज़ कर लें। अगर मैं इस कॉर्ड को यहाँ से उठाऊँ और इसको नज़दीक ले आऊँ, ये देखें, ये देखें, और नज़दीक, ये किसके नज़दीक हो गए? सेंटर के। मैं और करीब लेके आ रहा हूँ सेंटर से। अच्छा, जैसे जैसे ये करीब होता चला जाता है कॉर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, फिर मैं और करीब ले आता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लिया ये रह गया जी 6 सेंटीमीटर, अब भी उस सेंटीमीटर के बराबर नहीं हुआ इसका डिस्टेंस। अच्छा, मैं थोड़ा सा और करीब लाता हूँ ये। अब फ़र्ज़ किया कि ये इसका जो ये डिस्टेंस है ये भी 5 है, ये डिस्टेंस भी
5 है। तो अब आप देखें, आपको लग भी रहा होगा कि अब की बार ये जो कॉर्ड ए बी बना है ये अब सी डी के बराबर होता हुआ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस ए बी का सी डी के इक्वल होना तभी मुमकिन है जब सेंटर से अगर इसका फासला 5 सेंटीमीटर है तो इसका फासला भी 5 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, यानी इन कॉर्ड्स की जो कॉन्जुरेंसी है वो तभी पॉसिबल है कि अगर वो इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो यही बात हमने इस थ्योरम के अंदर साबित करनी है कि अगर वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होंगे तो कॉन्जुरेंट नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल दी है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर है तो लाजमी तौर पर ये ए बी कॉर्ड की जो लंबाई है इस सी डी कॉर्ड की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ये असल में मेन ऑब्जेक्ट है इस थ्योरम का। अब इसको हम बाकायदा तौर पर साबित करेंगे थ्रू सम रीज़न्स एंड स्टेटमेंट्स। इसको मेरे अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन क्या है। मैंने एक सर्कल बनाया, देखिए इसके 2 कॉर्ड्स लिए, ठीक है, और उनको इक्वी डिस्टेंट रखा, विचार इक्वी डिस्टेंट। जितना सेंटर से ओ से ए बी दूर है उतना ही ओ से सी डी दूर है। तो हुआ क्या, देन, ये कॉमा का मतलब देन क्या हुआ, दे आर कॉन्जुरेंट। दे कौन है, कॉर्ड्स, तो वो कॉर्ड्स आपस में क्या होंगे, कॉन्जुरेंट होंगे। चलिए, ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई है। अब मैं आता हूँ गिवन की तरफ। गिवन क्या है जी, ए बी, मतलब जो थ्योरम के अंदर जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो गिवन है, और इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो चीज़ हमने साबित करनी है वो हमारा क्या होता है, टू प्रूव। गिवन क्या है जी, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। अब इसका सेंटर क्या है, ओ है। अब ओ एच परपेंडिकुलर है, ओ एच इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। चूँकि ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट्स से, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ओ एच को मेंशन करना ज़रूरी है कि ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी पर। चूँकि ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद ओके, ओके बिल्कुल ये देखें आप 90 का एंगल बना रहा है इस सी डी कॉर्ड पर, सो दैट, और ये भी कहा गया कि जितना ओ से लेके एच तक का डिस्टेंस है उतना ओ से लेके के तक का डिस्टेंस है। जिस तरह हमने ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की मैंने जैसे एग्जांपल दी थी। तो यहाँ चूँकि हमने हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट्स नहीं है तो हम जनरली उसको ले लेते हैं, मेजरमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, जनरली। उसके बाद टू प्रूव है, साबित ये करना है, हमने प्रूव ये नहीं करना कि ओ एच और ओ के का इक्वल होना ये हमें गिवन है। साबित हमने ये करना है क्या ए बी इस सी डी के इक्वल है कि नहीं। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जॉइन ए एंड सी विद ओ, मतलब ओ के साथ हमने सी को भी ज्वाइन करना है ऐसे, और ओ के साथ हमने ए को भी ज्वाइन करना है डॉटेड लाइंस। इस तरीके से हमें ये दोनों क्लोज्ड फिगर्स बन गई हैं, बंद शक्लें बन गई हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन हो रही हैं। आप देख रही हैं कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है चूँकि ये एंगल 90 का है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है चूँकि ये एक एंगल 90 का है जहाँ के पॉइंट पे बन रहा है। ये सो दैट यहाँ पर लिखा है कि ऐसा क्यों किया, ताकि वी कैन परफॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल्स, ताकि हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बना सकें। आर टी का मतलब राइट, इसका मतलब ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब एंगल है, राइट एंगल। ये ट्रायंगल के साथ एस लगा हुआ है क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या बना,
इस पूरे निशान का? राइट एंगल ट्राई एंगल्स। क्या क्या नाम है उनके जी? एक है OAH और एक है OCK। चलें जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आती है स्टेटमेंट्स और आती हैं रीजंस। ये हमारे इस थ्योरम का मेन पार्ट होता है जिसको समझना का बहुत ज़रूरी है और तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। स्टेटमेंट और रीजंस जी, क्योंकि हमने जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हैं वो किसी मकसद के लिए बनाई हैं, यूँ ही तो नहीं बनाई। अब उनका मकसद क्या है यहाँ पर वाज़े हो रहा है। मैं थोड़ी सी इनको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये देखें, आपको करने की यहाँ शेड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके मैं आपको समझा सकूँगा। यहाँ पर देखिए, हाइपोटेन्यूज, HYP मीन्स हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसका होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। तो यहाँ जितना OH है, OA है, उतना ही OC है। क्यों? व्हाट्स द रीज़न? बताइए ना। हाँ, क्योंकि ये एक ही सर्कल के सेम रेडियाई है और सर्कल भी सेम है, रेडियाई भी सेम है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि बोथ द हाइपोटेन्यूज आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल्स। लॉजिक, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ये तो सेम हो गई। ओके, उसके बाद कहते हैं मेजरमेंट OH, ये मतलब कि जितना OH डिस्टेंस है उतना ही OK डिस्टेंस है, ये इक्वल है। ये हमें बात कहाँ थी? गिवन में। ये देखिए, गिवन में हमने लिखी थी, ये हमें इंफॉर्मेशन खुद से दी हुई है, ये तो हमें मालूम है। तो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं इस स्टेप को कि OH का OK के बराबर होना, ये एक बात कहाँ पे दर्ज है? गिवन में दर्ज हम यहाँ कर चुके हैं। लिहाजा OH ये एक साइड है, ये भी एक साइड है। लॉजिक, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हम जानते हैं कि एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल की बराबर हो जाएं तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कॉन्जुरेंट होती हैं। लिहाजा अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल OH और OCK बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग HS पोस्टुलेट। क्या? HS पोस्टुलेट। HS पोस्टुलेट कहाँ पर लगता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेन्यूज और एक होती है साइड। जब एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्जुरेंट हो जाती हैं तो वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट, क्योंकि ये पोस्टुलेट है। उसके बाद जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट करने का क्या मकसद है? हमने तो साबित करना था कि AB बराबर है CD के। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल को इक्वल साबित क्यों कर रहे हैं? इनको इक्वल साबित करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरी जो बात का जो मकसद है, जो मैं साबित करना चाहता हूँ, वो सारा इस पर बेस करता है। कैसे? ये आपको आगे अगले स्टेप्स में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी? A से लेके H, C से लेके K। मैं इस KD की और HB की बात का मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जितनी AH साइड है उतनी CK साइड है। क्यों? चूँकि दोनों राइट एंगल्स ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। जब ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, तो फिर ये जो थर्ड साइड बची हुई है ये भी आपस में बराबर होगी। ठीक है? इनके बराबर हो जाने से क्या हुआ? हमारी जो कन्फ्यूजन थी, जो मुश्किल मरहला था, वो आसान हुआ जब हमने कहा कि AH CK के बराबर है। क्यों बराबर है? चूँकि ट्रायंगल जब कॉन्जुरेंट हो गई तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती हैं? कॉन्जुरेंट। वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है कि मैं अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसे पलट दूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ, जो साइड जिस साइड को कोइंसाइड कर जाएगी वो उसकी कॉरस्पॉन्ड होगी। तो S किसको कोइंसाइड करेगी? इस S को। H किसको कोइंसाइड करेगा? इस H को। और C के साइड किस साइड को कोइंसाइड करेगी? AH को। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? कॉन्जुरेंट। अच्छा, जब वैसे कॉमन सेंस की बात है, अभी मैं इस रीडिंग की तरफ नहीं आ रहा,
मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो फिर बात समझ में आती है कि ए बी बराबर होगा सी डी के। अरे उनके हाफ्स इक्वल हैं तो उनके फुल भी इक्वल होंगे। अब ए एच किसका हाफ है? ए बी का हाफ क्यों है भी बताइए? क्योंकि ये एच मिड पॉइंट है और हमें पता है कि ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है किसी भी कॉर्ड पर, वो सेंटर पे ड्रा होता है। तो बीइंग सेंटर वी कैन से दैट ए एच जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। सिमिलरली यहाँ ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इस कॉर्ड सी डी पर, तो लाजमी तौर पर ये जो के पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा सी डी का। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये जो सी के है ये हाफ है किसका? सी डी का। अरे जब ये हाफ आपस में इक्वल हो गए तो फिर ये फुल लेंथ जो है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए ये कब डिपेंड हुआ? इस ए बी का सी डी के कॉन्जुरेंट होना कब मुमकिन हुआ? जब ए एच का बराबर होना सी के हमने साबित किया। और ए एच सी के कब बराबर साबित हुए? जब साबित ये किया कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। इसका मतलब मेरी बात सारी की सारी डिपेंड कर रही है इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्जुरेंसी के अंडर। जो ही ये साबित हुआ कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो चुकी, तब साबित ये हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर हुई, और जब ये साइड इस साइड के बराबर हुई, ए एच सी के बराबर हुआ, तो फुल लेंथ ए बी फुल लेंथ सी डी के भी बराबर साबित हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया, इसीलिए तो इन दोनों की कॉन्जुरेंसी मैंने साबित की, इसीलिए तो एच एस पोस्टुलेट लगा। अच्छा, अब फिर मैंने इसको रिटर्न कैसे लिखा? मैंने लिखा कि ए एच जो है वो हाफ है ए बी का। वही बात जो मैंने की है वर्बली, ए एच हाफ है ए बी का। सिमिलरली सी के क्यों हाफ है? क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। हमें पता है कि जब ओ एच परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी पर है तो इसका मतलब एच मिड पॉइंट है, और ए एच जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। इसी तरह सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या लिया था? ए एच, अब हम ले रहे हैं सी के। हमने के डी को डिस्कस नहीं करना, एच एच बी को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जिस तरफ हमने बनाई है वो अंडर कंसीडरेशन लेने हैं। अब सी के हाफ है सी डी का, ये सी डी का हाफ है। इसके बाद सिंस चूंकि हमने तो पढ़ रखा है कि ये हम साबित कर चुके हैं कि ए एच जो है वो सी के बराबर है, ये प्रूव हमने किया है 1 में, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल बराबर हुई। अरे जब ये दोनों इक्वल हैं तो ए एच किसके बराबर है? उसकी वैल्यू पुट कर दें, ए एच की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। दिस इज़ द हाफ ऑफ ए बी। ये देखिए यहाँ लिखा है ए एच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, लिहाजा मैंने ए एच की कीमत ए बी में पुट कर दी, ए एच को ए बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ए एच ए बी का हाफ है। इसी तरह सी के किसका हाफ है बेटे? सी डी का, लिहाजा उसकी जगह पे मैंने लिख दिया दिस सी के इज़ हाफ ऑफ सी डी। अब मैं देखो ए बी और सी डी में मैं मुंतकिल हो गया हूँ, मैं ए एच से कन्वर्ट होके ए बी में आ गया हूँ, सी के से कन्वर्ट होके सी डी में आ गया हूँ, क्योंकि ए बी और सी डी ही तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं दोनों तरफ से 1/2 कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से क्या बचता है? मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। यहाँ पर मैंने ये जो यूजिंग 2 और 3 लिखा है, मतलब ये दो रिज़ल्ट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इस तरीके से ये साबित हो गया कि 2 कॉर्ड्स अगर वो इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से, तो देन दे विल बी कॉन्जुरेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये थ्योरम समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।